हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी विषयों की रेगुलर क्लासेस देखने को मिल रही हैं और काफ़ी अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। इसी के साथ आज की भी क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम भूकंप के बारे में आपको बताने वाले हैं। हम अपनी पिछली कक्षाओं में वलन के बारे में आपको बता चुके हैं। साथ ही साथ अब आपको भूकंप के साथ साथ सुनामी और ज्वालामुखी जैसी कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। लेकिन अभी आज का क्लास ज़्यादा विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वैसे भूकंप आपने महसूस किया होगा, क्योंकि अभी हाल ही में मतलब जब भी हम लोग कुछ 4-5 साल पहले या फिर भूकंप को महसूस किए और काफ़ी अच्छे से महसूस किए हैं। तो भूकंप से आप सभी बहुत अच्छे से परिचित होंगे। लेकिन अगर हम भूकंप की बात करें कि तो भूकंप का आने का कारण क्या होता है और भूकंप होता क्या है और कैसे-कैसे वेव्स इसमें चलते हैं, वो सारी बातें आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। सारी नहीं होती हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो दुनिया भर में भूकंप मापी जो होता है, जिससे हम भूकंप को मापते हैं कि हाँ, भूकंप आया है, क्योंकि इसका भी एक उपकरण होता है भूकंप मापने का। ये जो भूकंप मापी है, वो उसके कई स्टेशन बने हुए हैं कई जगहों पर, जो रिकॉर्ड करता है कि भूकंप कितनी मात्रा में आया है और भूकंप कब आया है। और यहाँ तक कि कुछ तो इतने एडवांस हो चुके हैं जो कुछ समय पहले ही ये बता देते हैं कि भूकंप आने की संभावना है। जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है वहाँ पर उसे हम कहते हैं फोकस, या उसको हम हाइपो सेंटर के नाम से भी जानते हैं, या फिर उसे भूकंपीय फोकस के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये है हमारी भूपर्पटी। ये है हमारी, मान लेते हैं ये है हमारी भूपर्पटी, और यहाँ पर भूकंप आया, भूकंप का केंद्र बना। इसी को हम कहते हैं इसी को हम कहते हैं हाइपो सेंटर या फिर फोकस। ये सेंटर होता है, यहीं पर भूकंप की पूरी एनर्जी, पूरा पावर होता है, और इससे तरंगे ऊपर निकलती हैं, तरंगे ऊपर निकलती हैं, और यही तरंगे सतह पर जा करके भूकंप पैदा कराती हैं और हलचल उत्पन्न कराती हैं। अगर हम बात करें कि पृथ्वी के अंदर मतलब हलचल क्यों होता है, मतलब भूकंप आता ही क्यों है, तो इसके कई सारे कारण हैं। तो कुछ मात्रा में हमारे जो पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, मैग्मा है, ये सभी आपस में ऐसे क्रिया करते रहते हैं कि लगातार पर्पटी है पे उस पे जो भी परतें पाई जाती हैं। जब हमने आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको प्लेटों के नाम बताए थे। तो ये प्लेटें जो भी हैं वो लगातार गतिमान है। तो जब इनमें आपस में कई क्रियाएं होती हैं तो भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी पृथ्वी के अंदर हलचल उत्पन्न होता है, जब भी पृथ्वी ऐसे कांप जाती है या फिर हिल जाती है पृथ्वी की परतें, तो भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है या भूकंप आ जाता है। अगर हम बात करें भूकंप आने के कारण के बारे में, तो इसके प्राकृतिक और मानव जनित दोनों प्रकार से कारण पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुखतः प्राकृतिक कारणों में प्लेट टेक्टोनिक जो है कि प्लेटों का आपस में गतिमान रहना, और आपस में जब इनका टकराव होता है तो फिर भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है या फिर कई जगहों पर भूकंप आ जाता है। इसके साथ ही साथ तो भ्रंश और वलन, जब भी हमने आपको भी पढ़ाया वलन, जब दो चट्टानें आपस में दूर जाती हैं या दो चट्टानें आपस में टकरा जाती हैं पास आकर के, तो इन स्थिति में भाई भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। जब दो चट्टानें, दो प्लेटें ऐसे एक दूसरे से दूर जाएंगे तो यहाँ पे जो तनाव उत्पन्न होगा, इनसे भी भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ ज्वालामुखी उद्भेदन जब होता है, जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भूकंप आने का एक कारण ज्वालामुखी भी है, या ये कहें कि प्रमुखतः प्राकृतिक कारणों में जो सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है, वैसे विनाशकारी तो सभी होते हैं लगभग, लेकिन ज्वालामुखी से लगभग काफी अधिक मात्रा में भूकंप आता है। जब भी ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो पृथ्वी वहां पर कांप जाती है, तो उस स्थिति में भूकंप आता है। अब अगर हम मानव जनित या फिर मानव जनित कारणों के बारे में बात करें, तो जब भी खनन होता है, खनन पृथ्वी के भीतर,
खनन की क्रिया होती है तो इससे भी भूकंप आता है। साथ ही साथ जब हम बांधों का निर्माण करते हैं, हमने देखा है कि धीरे-धीरे नदियों पर डैम बनता है या फिर कई सारी जगह पर ऊँचे-ऊँचे ऐसे बाँध बनाए गए हैं, जिससे पृथ्वी पर ना काफ़ी मात्रा में दबाव पड़ता है और इसी दबाव से ना पृथ्वी को जो प्रेशर महसूस होता है और ये भूकंप का भी एक कारण बनता है। अगर हम बात करें तो चाइना में एक बाँध बनाया गया जिससे पृथ्वी की जो गति है, घूर्णन करने की जो गति है, वो कुछ सेकंड कम हो गई है। अब आप सोच सकते हैं कि कोई बाँध कितना ज़्यादा हावी हो सकता है किसी पृथ्वी के ऊपर। तो ये भूकंप आने में बाँध एक बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि ये बड़े-बड़े डैम बनाए जाते हैं, कई जगहों पर पानी को ऐसा रोका जाता है और जब ये पानी रोके जाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है पृथ्वी की परतों पर, इससे भूकंप आने का कारण बनता है। साथ ही साथ जो परमाणु परमाणु विस्फोट, जो परमाणु बम, ये सारे जो जब हम इनका प्रक्षेपण करते हैं, तो इस स्थिति में भी भूकंप काफ़ी मात्रा में आते हैं, इन कारणों से भी भूकंप आते हैं। ये तो थे प्राकृतिक और मानव जनित कारण। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य कारण भी महसूस किए जाते हैं, जैसे जब भी पृथ्वी पर उल्कापिंडों का मतलब कोई उल्कापिंड गिर गया किसी स्थान पर, तो वहाँ पर भी भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ हमारी पृथ्वी जब घूर्णन करती है, गति करती है, गोल अपनी परिक्रमा मार्ग पर अपने, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी अन्य ग्रह, कोई अन्य ग्रह या कोई अन्य पिंड अगर पृथ्वी की बहुत बहुत नज़दीक से आ जाए, तो उसके गुरुत्वाकर्षण से वैसे तो कोई भी पिंड आएगा जो अगर पृथ्वी से छोटा है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम रहेगा, लेकिन मानते हैं अगर कोई ज़्यादा बड़ा कोई पिंड गुज़र रहा है पृथ्वी के पास से, तो उसके गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से भी हमारी पृथ्वी पर भूकंप का एक कारण हो जाता है और भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम बात करें कि भूकंप कैसे-कैसे किन स्थानों पर उत्पन्न होता है, तो अगर ये गहराई डेप्थ के आधार पर भूकंप को 3 भागों में बाँटा गया है। मतलब इसके फ़ोकस को, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। एक है शैलो फ़ोकस, दूसरा है इंटरमीडिएट फ़ोकस और तीसरा है डीप फ़ोकस। यानी कि हमने आपको बताया था ये हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ये हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग है और इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। 3 भागों में हमने इसको विभाजित किया था। अगर पृथ्वी के अगर पृथ्वी के 0 से 70 किलोमीटर के अंदर से 0 से 70 किलोमीटर के अंदर से कोई भूकंप उत्पन्न हो रहा है, यानी कि यहाँ से मान लीजिए भूकंप उत्पन्न हो रहा है, तो ये शैलो फ़ोकस भूकंप के मान में कहलाएगा। और अगर कोई भूकंप का केंद्र है, किसी भूकंप का हाइपोसेंटर अगर 70 से 300 किलोमीटर तक है, तो वो कहलाएगा इंटरमीडिएट फ़ोकस वाला भूकंप। और अगर बहुत अंदर से, यानी कि 300 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक में कोई भूकंप का केंद्र बन रहा है, तो वो डीप फ़ोकस ही भूकंप कहलाएगा। और अगर हम बात करें तो कि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन-सा वाला भूकंप आता है, तो ये है जो 70 से 85% देखने को मिलता है शैलो फ़ोकस वाला भूकंप, यानी कि 0 से 70 किलोमीटर के अंदर पे जो भूकंप पाया जाता है, ये सबसे अधिक मात्रा में आता है। और हमारा जो इंटरमीडिएट, यानी कि जो हमारा 70 से 300 किलोमीटर के अंदर का जो भूकंप है, 70 से 300 किलोमीटर के अंदर से जो भूकंप आता है, वो 12 से 15% तक ही देखा जाता है। और साथ ही साथ जो 300 से 700 किलोमीटर के अंदर का कोई केंद्र बनता है, तो ये बहुत कम मात्रा में, यानी कि 3 से 5% की मात्रा में ही ये भूकंप ऐसे आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? मतलब जो डीप फ़ोकस है, वहाँ से भूकंप इतनी कम मात्रा में क्यों आता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए अगर 300 से 700 किलोमीटर के अंदर कोई भूकंपीय केंद्र उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 300 से 700 के बीच का भूकंप उत्पन्न हो रहा है, मतलब 300 से 700 किलोमीटर तक में अगर कोई भूकंप का फ़ोकस बन रहा है, तो ये यहाँ तक जाते-जाते, पृथ्वी की सतह पर जाते-जाते
पृथ्वी के सतह पर जाते-जाते इसकी तीव्रता बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कितना देर तक ये ट्रैवल करेगा? इसके अंदर भी तो काफ़ी सारे अवरोध होते हैं पृथ्वी के अंदर, जिसकी वजह से ये पृथ्वी की सतह पर जाते-जाते एकदम क्षीण हो जाता है। तो ऐसे भूकंप बहुत ही कम मात्रा में आते हैं, यानी कि 3 से 5% के अंदर में ही आते हैं। इसी से हम भूकंप को मापते हैं, इसी उपकरण से। और अगर हम बात करें स्केल, 2 जो प्रयोग होते हैं, रिएक्टर स्केल और मरकरी स्केल। तो रिएक्टर स्केल ये देखता है कि पृथ्वी का फोकस कहाँ पे है और कितनी तीव्र मात्रा में ये भूकंप उत्पन्न हुआ है। और जो मरकरी स्केल है, वो ये देखने का प्रयास करता है कि इस भूकंप से कितनी मात्रा में नुकसान हुआ है, यानी कि कितनी सारी बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हुई हैं, कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये सारी चीज़ें मरकरी स्केल से मापते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर हम बात करें कि जो पृथ्वी के अंदर भूकंप उत्पन्न होता है जब, तो इसके लिए कई सारी तरंगें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि तरंगे ही पृथ्वी के आंतरिक भाग से लेकर के ऊपरी भाग तक क्रिया करती हैं और तभी भूकंप महसूस होता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। जो बॉडी वेव होता है वो ये हमारी पृथ्वी का क्रस्ट है, ये हमारी क्रस्ट है, ये हमारा क्रस्ट है। और क्रस्ट के अंदर ये जब मान लीजिए कोई फोकस बिंदु है, यहाँ पे भूकंप का फोकस बन रहा है, तो ये जो तरंगे ऐसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रिया करती हैं, पृथ्वी के सतह के अंदर जो क्रिया करती हैं, वो बॉडी वेव वाली तरंगे होती हैं, यानी कि बॉडी वेव वाली तरंगे होती हैं। और जो इस सतह के ऊपर क्रिया करती हैं जो तरंगे, जो हमें महसूस कराती हैं भूकंप को, वो सरफेस वेव कहलाती हैं। इन्हें 2 भागों में बाँटा गया है। इन्हें 2 भागों में दोस्तों बाँटा गया है। जो हमारा बॉडी वेव है, उसको 2 भागों में प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव के नाम से जानते हैं। और जो हमारा सरफेस वेव है, इसको भी हम 2 भागों में बाँटते हैं, एल वेव और एल एल वेव और आर वेव। एल वेव यानी कि लव वेव और आर वेव रेले वेव के नाम से इसको हम जानते हैं। लेकिन इसके पहले हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन-सी जगह पर भूकंप सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो ये 60%, पूरे विश्व का 60% जो भूकंप है, वो रिंग्स ऑफ फायर में, यानी कि जो हमारा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, उन स्थानों पर ये भूकंप सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो अल्पाइन बेल्ट है, हिमालय और अल्पास पर्वतों की जो श्रेणियाँ हैं, इसके बीच का जो भाग है, यहाँ पे भूकंप बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा रिंग ऑफ फायर में क्यों पाए जाते हैं? रिंग्स ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा मात्रा में भूकंप क्यों आते हैं? तो इसका कारण ये है कि प्रशांत महासागरीय जो परत है, प्लेट है, और उसके पास में उत्तरी महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप है। तो ये जो अ, महाद्वीपीय प्लेटें हैं और महासागरीय प्लेटें हैं, जब ये आपस में निरंतर क्रियाशील हैं और निरंतर टकरा रही हैं, इससे बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पे भूकंप आता है। और साथ ही साथ जो अल्पाइन बेल्ट है, हिमालय और अल्पास पर्वतों की श्रेणी वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे इसलिए ज़्यादा भूकंप आता है क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं गोंडवाना लैंड जो है, वो यूरेशियन प्लेट से लगातार टकराते चला जा रहा है, इसलिए इन क्षेत्रों में भूकंप काफ़ी मात्रा में देखा जाता है। अब अगर हम बात करें जो हमारा तरंग है, बॉडी वेव और सरफेस वेव, तो पहले हम बॉडी वेव के बारे में बात करते हैं। बॉडी वेव को हमने 2 भागों में बाँटा है, एक पी वेव और एस वेव के रूप में बाँटा है। पी वेव में ये जो है, ये हमेशा एक दिशा में गति करता है और इसकी गति ऐसी होती है ना, जो पी वेव होता है, इसकी गति एक स्प्रिंग की तरह होती है। स्प्रिंग कैसे गति करता है? स्प्रिंग गति करता है ऐसे, चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, ऐसे चला। मतलब
जितना उसको प्रेस करते हैं तो फिर वो और तेजी से भागता है, फिर इसको प्रेस किया जाता है फिर और तेजी से भागता है। तो आप एक पी वेव को आप समझिए वो एक स्प्रिंग की तरह काम करता है और एक दिशा में चलता जाता है। ऐसे प्रेस किया, ऐसे प्रेस किया, ऐसे प्रेस किया, ऐसे वो चलता जाता है। और इसी के साथ ये अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। ये पी वेव जो होता है, पी तरंगे, ये तीनों प्रकार के मीडियम में गति करती हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, ये तीनों में क्रियाशील रहती हैं। और अगर हम बात करें एस वेव की, यानी कि सेकेंडरी वेव की, जो कि बॉडी वेव का ही एक पार्ट है, ये पी की तुलना में थोड़ा धीमी होती हैं, पी की तुलना में थोड़ा धीमी होती हैं, और साथ ही साथ ये केवल ठोस में ही गतिमान होती हैं। ठोस पदार्थों में, ठोस जगहों पर ये गतिमान होती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। हमारा जो हमने बताया कि पी वेव स्प्रिंग की तरह काम करता है, सीधे एक दिशा में चलता रहता है। एस वेव भी उसी प्रकार चलती है, लेकिन वो इस प्रकार चलती हैं, इस प्रकार चलती हैं। एस वेव पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर इस प्रकार से गतिमान होती हैं। ये तो थी बॉडी वेव। अब अगर हम बात करें सरफेस वेव की, तो जो हमारा सरफेस वेव होता है, इसको भी हमने दो भागों में बांटा है, एल वेव और आर वेव। जो हमारा एल वेव होता है वो क्षैतिज विस्थापन करता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी का परत है, इस पर ये भी क्रिया करती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये क्रिया करती है। कहने का मतलब है कि ये इस प्रकार से गतिमान होती है, इस प्रकार से, जैसे हम सर्पीला कह सकते हैं, सर्पीला गतिमान करती है, जैसे सांप चलते हैं उसी प्रकार से ये सरफेस पे गति करती है एल वेव। और ये रेले की तुलना में ये तेज है। और रेले की तुलना में बात करें तो रेले की तुलना से ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। और अगर हम बात करें आर वेव की, आर वेव की बात करें हम, तो अभी तक तो हमने देखा कि हमारी जो एल वेव है वो केवल ऐसे सर्पीली गति कर रही है, हाँ, केवल ये सर्पीली गति कर रही है। लेकिन जो हमारी आर वेव्स है, ये सर्पीली गति तो करती ही है, साथ में साथ ऐसे राउंड करती रहती है, यानी कि ऐसे के साथ साथ ये ऐसे ऐसे दोनों प्रकार से गति कर रही है। एक सर्पीली गति के साथ ये ऐसे भी गति कर रही है। तो जब मान लीजिए कोई बिल्डिंग खड़ी है, और कोई बिल्डिंग खड़ी है, उसके आसपास हम उसके क्षेत्र को पहले तो हम सर्पीली गति दे रहे हैं एल वेव, और फिर उसको हम ऊपर से भी ऐसे हिला दे रहे हैं। तो कोई स्थान जब इस प्रकार से हिलेगा, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से भूकंप महसूस किया जाएगा। यही कारण है कि जब हम इसको महसूस करते हैं और बिल्डिंगें ऐसे गिर जाती हैं, क्योंकि जब एल वेव और आर वेव दोनों गति करते हैं आपस में। आप सोचिए कि अगर आप खड़े हैं किसी स्थान पर और वो परत को ऐसे ऐसे कोई हिला देता है, तो आप तो हिल जाएंगे। लेकिन जब आपको ऐसे ऐसे हिलाया जाएगा, ऐसे ऐसे, तो पक्का आप गिर जाएंगे। तो हमारी जो आर वेव है, जो हमारी आर वेव है, वो सर ऐसे ऐसे गति करने के साथ साथ ऐसे ऐसे रोशन रोशन ऐसे ऐसे भी गति करती है, रोटेट मोड में भी गति करती रहती है। तो ये तो थी हमारी आर वेव और एल वेव। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और जब तक आप किसी खाली जगह पर हैं, आपके आसपास कोई घर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, आप भूकंप आती है तो आप बहुत सेफ हैं, बहुत सेफ हैं। लेकिन जैसे आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, या कोई घर है, या पेड़ है कोई बड़ा, ऐसे स्थानों पर जब आप खड़े हैं और भूकंप आता है, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और आपको कोई ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए जो जहाँ पे आप खुद को बचा सकें। जब भी भूकंप आए, तो आपको लगे कि भूकंप आने वाला है या महसूस हो, तो आप किसी कोने में जाके खड़े हो जाइए, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत मोटी तगड़ी है, और जैसे कोई तख़्त हो गया, उसके नीचे आप बैठ सकते हैं। लेकिन तभी तक जब तक आपको पता है कि आपके ऊपर और कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में किसी तख़्त के नीचे हैं और आपकी बिल्डिंग ही गिर गई, तो आपका क्या ही हाल होगा। तो जब भी ऐसी चीज़ें आएँ, प्राकृतिक चीज़ें बहुत ही खतरनाक होती हैं, क्योंकि हम मानव हैं, हम लगातार ऐसी बहुत सारी क्रियाकलाप करते आ रहे हैं, जिससे हम प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं। लेकिन जब प्रकृति अपने पे आती है, तो वो भी ऐसा नुकसान करती है कि हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है खुद को बचाने का। तो जहाँ पे भी रहें, सतर्क रहें, और बुद्धि विवेक से काम लेते रहें। तो आज की क्लास थी भूकंप के बारे में। आपको आने वाली क्लासेस में और भी अच्छी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी। अगर आपकी आज की क्लास इंटरेस्टिंग रही और आपको यूज़फुल लग रही हो, तो आप लाइक करिए और साथ ही साथ
शेयर भी कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं संत कबीर विद्यापीठ पर अगले क्लास में।